हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए मेरे दोस्त, आज फिर से लेकर के चलता हूं आपको टेस्ट सीरीज की दुनिया में बिहार दरोगा 2025 के साथ में। आपको याद रखना है, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ में आपको ध्यान रखना है संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस के साथ आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। क्वेश्चन 1 से 50 तक क्वेश्चंस, उनके 4 ऑप्शन और किस क्वेश्चन के कौन से ऑप्शन सही होंगे आपको टिक आउट करना है। उसके बाद मिलता है आपको 5 सेकेंड और चलते हैं हम देर ना करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उनके 4 ऑप्शन हैं, आप टिक आउट करें जो आंसर सही लगता है। उसके बाद हम आपका क्लियर करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेहर प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, मेहर प्रथा का प्रचलन है सिखों में, ईसाइयों में, बौद्धों में और मुसलमानों में। देखिए मेहर प्रथा क्या होता था। मेहर प्रथा जो होता है पुरुषों की तरफ से स्त्रियों को, मतलब लड़कियों को दी जाने वाली कुछ धनराशि जो गिफ्ट या उपहार के स्वरूप में हुआ करता था, उसी को हम मेहर प्रथा के रूप में जानते हैं। तो ये जो है सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, बौद्ध में या मुसलमानों में, किन संप्रदाय के लोगों में मेहर प्रथा का प्रचलन है। चलिए दोस्त, तो इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन टी, बिल्कुल सही होगा, मुसलमानों में, यानी कि इस्लामिक लोगों में, यानी कि ये प्रथा प्रचलित है। समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। चलिए देखना है, बारीकी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या क्या है तो पढ़ के देखें। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। सेकेंड आइए, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है विधान परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आपको ऑप्शन इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही सटीक है या कौन सा गलत है। देखेंगे यहाँ पे लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। क्या अगर ये सही है तो ऑप्शन 1 सही हो सकता है। नेक्स्ट है विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर ये सही है तो ऑप्शन 1 और 2 में जाएंगे। तो 1 और 2 यहाँ है नहीं, लेकिन 1 और 2 में यहाँ आंसर है। आगे देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। देखिए अगर आपका ऑप्शन 3 सही लगता है तो इसका आंसर 1, 2 और 3 के साथ हम जा सकते हैं या 1 और 3 के साथ जा सकते हैं। चौथा आपका इस जो ऑप्शन है विधान परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर ये सही है तो हम 4 वाले के साथ भी जा सकते हैं। अब आपको ऑप्शन देखना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान देना है ऊपर में जो आपको सही लगता है। तो चलिए मेरे दोस्त, यहां ऑप्शन सही होगा आपका 2 और 4, केवल बिल्कुल ऑप्शन सटीक यानी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। कानन देवी, सत्यजीत राय, देविका रानी या सोहराब मोदी, कौन हो सकते हैं। ध्यान देना इस पे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। चलिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लग गया होगा आपका आंसर। आपका सी, देविका रानी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखना है कौन सुमेलित नहीं है। कुछ नदी हैं और कुछ उनके राज्य है, माने उत्तला स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है।
लूनी नदी क्या राजस्थान में? सही है। इंद्रावती नदी बिहार में, क्या ये सही है? या मांडवी नदी गोवा में, क्या ये सही है? या पेन्नार नदी कर्नाटक? बताइए किन राज्यों से इन नदियों का संबंध है, यही बताया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान देना मेरे दोस्त, नहीं पर विचार करना है। तो लूनी राजस्थान बिल्कुल सही है ना। इंद्रावती बिहार, ये गड़बड़ है। इंद्रावती नदी जो है ये बिहार में नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी ही होगा। यानी कि ये जो कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। मांडवी गोवा, हाँ बिल्कुल ये जोड़ा सही है। पेनार जोड़ा ये भी बिल्कुल सही है, और लूनी राजस्थान ये भी सही है। तो कौन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? बी। इंद्रावती आप समझ रहे होंगे, इंद्रावती नदी जो है ये गोदावरी की सहायक है। किसकी है? ये गोदावरी की सहायक नदी है। और इंद्रावती जो है ये ओडिशा, कहाँ? ओडिशा, याद रखना है। ये ओडिशा के कालाहांडी, नाम सुने होंगे, कालाहांडी जगह से ये निकलती है। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 4 का आंसर बी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान होती है या नहीं रहती है? देखना है। कह रहा है कि मध्याह्न के समय में, सायंकाल में, या मध्यरात्रि के समय में, या प्रातः काल में। क्या हो सकता है? समझिए, है ना। वर्षा काल में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता कह रहा है कि विद्यमान रहती है, यानी किसमें मौजूद होती है? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त ए, यानी मध्याह्न के समय में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रहा। ये भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखना है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है मेरे दोस्त? चलिए, तो इसका आंसर होगा सीधे ए, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह किए थे। यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कहां किया था भाई? देखना है, खेड़ा में, नोआखली में, अहमदाबाद में, चंपारण में। तो आपको इजी क्वेश्चन है। सर्वप्रथम गांधी जी का सत्याग्रह पूछ रहा है भारत में, है ना। ऐसा सर्वप्रथम पूछा जाता है तो दक्षिण अफ्रीका होता, लेकिन भारत में सर्वप्रथम कहां होगा? तो आपका आंसर डी, चंपारण होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके साथ ये है सामने। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है। ऐसे पढ़े होंगे आप लोग, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ऐसे बोलते होंगे आप लोग, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। पूछ रहा है बौद्ध मूर्ति कला से, तो नहीं है। जैन मंदिर इसमें कला से बिल्कुल सही है। राजस्थानीय कला नहीं होगा, राजपूती शैली नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? देखिए, व्यापारिक क्षेत्र में फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक और पास्कल। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? चलिए, इसका आंसर है कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन रहा ये, निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखी थी? पढ़ेंगे यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना है सिर्फ। क्या लिख रहा है ना? शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा है। बताइए, रोशन आरा, लाडली बेगम, गुलबदन बेगम, जहां आरा। गुलबदन बेगम इसका आंसर हो जाएगा। आपने सुना होगा हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सूचीबद्ध करने वाला है ना, सूचीबद्ध करना है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सामने ये रहा। सुमेल करना है, सुमेल करना है सूची 1 से सूची 2 को। सूची 1 और सूची 2 को आपको मेल करना है, और इस तरह बने ऑप्शन में आपको कटिबद्ध करना है। ठीक है, यहां दिया हुआ है कुछ क्षेत्र है, और कौन से यहाँ पे खनिज का मिलान करना है। तो दिमाग लगाइए इसमें। जो सबसे ज्यादा आपका इजी लगता है, जो सबसे ज्यादा इजी है, आप उसको पहले टिक आउट कर लें, मिला लें। तलचर, देखिए तलचर है आपका कोयला के लिए,
तलचर क्या है, कोयला के लिए इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज्यादा इजी लगता है, जो सबसे ज्यादा इजी लगे, पहले आप उसी क्वेश्चन को पकड़ें और उस क्वेश्चन को देखेंगे। तलचर है, तलचर किसका है, कोयला का। तब बी का 4 ऑप्शन देखेंगे इधर से, ए बी सी डी, बी में 4 पकड़ना है। तो बी में 4 कौन आया, बी में 4 देखिए आया, आपका ऑप्शन बिल्कुल सटीक यहां से लग जाएगा, है ना। लेकिन अब देखना है कि अगर सर बी में 4 है तो ये लग गया, तो हाँ इसका आंसर आप इसको बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे तलचर। और आपको याद होगा जादूगोला, तो जादूगोला देखिए इंपॉर्टेंट होगा आपको, कहां से, यूरेनियम के खान है जादूगोला, याद रखेंगे। तो सी का 2 देखिए उसी में आएगा, 4 में 2 आ गया ना, देखिए बिल्कुल आ गया। तो इसीलिए एक अगर आपका सही हुआ तो वहीं से आप पकड़ सकते हैं, आंसर बी बिल्कुल सही है। जावर की खाने, जावर की खान देखिए जस्ता के लिए होता है, तो डी का ओवन है, देखिए डी का ओवन भी कहां आता है, यहीं आता है ना, बच गया। अब एक नौगौर, अब देखिए नौगौर कहां से हो जाएगा, तो ए का 3, तो ए का 3 है, ए का 3 इसी वाला में 3 भी आ जाएगा, यानी 3 4 2 1 किस में आता है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सूचीबद्ध किया हो गया था मिलाने का। चलिए एक क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण होता है, कब होता है, जिसका नीचे वाला बीच में वही ग्रहण लगतो, याद रखिए, जिसका नीचे वाला बीच में वही ग्रहण लगेगा भैया। तो सूर्य ग्रहण होता है कब, सूर्य ग्रहण होता है कब, तो जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाता है ना। अगला कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में आता है, फिर बोल रहा है कि पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में। अगले क्वेश्चन का ऑप्शन है सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सिद्ध में हो जाती है। मैंने कहा कि जिसके नीचे वाला बीच में वही ग्रहण लगेगा भैया। तो देखिएगा सूर्य के नीचे चंद्रमा, चंद्रमा के नीचे पृथ्वी, तो सूर्य के नीचे होता है चंद्रमा और चंद्रमा को ही डाला गया है बीच में, किकर बीच में, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे दोस्त। कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट को आगे हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रहा, ये देखना ये है कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग क्या है इसमें से देखना है। तो एक कंसेप्ट है कि प्राथमिक रंग जो है किसी के मिलान करके नहीं बनता है, जिसका नाम है लहनी। क्या है मेरे दोस्त, लहनी, लाल हरा और नीला। अब देखना है इसमें प्राथमिक रंग क्या है, इसमें ऑप्शन को पढ़ना है। एक कह रहा है जो प्रकृति में पाए जाएं, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जाएं, इंद्रधनुष के रंग या श्वेता प्रकाश के स्पेक्ट्रम रंग में। क्लियर है ना। तो याद रखना है कि प्राथमिक रंग क्या है, तो जो एक दूसरे के मिला के नहीं बनाया जा सकता, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे क्वेश्चन को हम ले चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन सबसे इजी आ गया जी। एक तो क्वेश्चन आपका सबसे इजी है, देखते के साथ लगाइए। दाढ़ी बनाने के प्रयोजनार्थ किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब, इसमें कोई देर ना करना है, 5 सेकंड तो काफी होगा, इसके लिए आ जाना है आपको अवतल पे, डी बिल्कुल इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आप हैं संभव एक्सप्रेस के साथ, जितना संभव हो सके उतना एक्सप्रेस में आप काम करें, जितना काम करिएगा आगे उतना ही आपका काम बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 15। भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां स्थित है। ऑप्शन यहां पे दिया गया है तारापुर, कुडनकुलम, कैगा और कल्पकम। 2 को तमिलनाडु से जगह है, एक कैगा कर्नाटक में या तारापुर महाराष्ट्र में। आप यहां ध्यान देंगे, कह रहा है भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां स्थित है। चलिए आपका टिक आउट हो गया होगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर आपका बिल्कुल सही है, डी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, रुक कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्वयं संयोजित बल किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, स्थैतिक घर्षण बल, बेलन या लोटनी घल, सर्पी घर्षण और गति घर्षण। ध्यान देना है, यहां से पकड़िए, स्वयं संयोजित बल कहा जाता है मेरे दोस्त, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, स्थैतिक घर्षण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्रेस में दम रहिए, संभव एक्सप्रेस, अति चालक और चालकता पकड़ लेंगे, अति चालक से पकड़ा जाएगा, अति चालक और चालकता। ऑप्शन देखेंगे क्या है, क्या होता है भाई, अति चालक या चालकता क्या होती है। अनंत,
बहुत कम, बहुत अधिक या शून्य, क्या हो सकता है? दिमाग लगाएंगे यहां से। आपका ऑप्शन दे रहा है, बिल्कुल सही जवाब ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आपका ये क्वेश्चन रहा, ध्यान देंगे यहां पे क्या कह रहा है। समान नागरिक संहिता, पिछले वीडियो में भी इसको मैंने बताया था, लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य उत्तराखंड कब बनाया? चलिए, कभी कभी यही आंसर रहता है, पूछ लेता है कौन राज्य किया है, तो उत्तराखंड। आज है कि उत्तराखंड को बनाया गया है, तो कब बनाया गया? इसमें देख लेंगे 26 जनवरी 2025, 27 जनवरी 2025, 26 जनवरी 2024 या 27 जनवरी 2024। चलिए, इसी दोनों में से कोई ऑप्शन होगा मेरे दोस्त, टिक आउट कर लें आप लोग। आंसर आपका हो गया होगा बिल्कुल सही, 26 जनवरी 2024। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आपका एक क्वेश्चन यहां ये रहा। देखिए, आगामी क्वेश्चन जो है आगामी एग्जाम में आने के लिए हम तैयार है, बहुत बहुत इसके लिए आप शुभ चिंतक बने रहिए, और ये अभी क्वेश्चन आपके लिए शुभ चिंतक रहेगा। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जरूर अगले आने वाले किसी भी एग्जाम में ये आने वाले हैं, है ना? याद रखेंगे, मार्च 2024 में हो चुका है हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नवाजा गया है। मार्च 2024 में हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? ध्यान देंगे, अवार्ड किनको मिला था? अशोक कुमार, सलीम टेंटे, हार्दिक सिंह या गुरुदत्त कौर को। दो नाम इसमें लग रहा है कि हो सकता है मे भी। चलिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक आउट किए होंगे आप लोग। आपका आंसर बिल्कुल सही लगा होगा, अशोक कुमार, सही जवाब। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वर्ष 2025 में किस देश ने दुनिया का, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन आ भी गया है, याद रखेंगे। और आप लोग ध्यान देंगे, 2025 में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित किया है? भैया याद रखेंगे, ध्यान रखिए यहां पे, वर्ष 2025 में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित कर रखा है? ये इंजन बहुत पावरफुल है, कह रहा है अमेरिका, भारत, चीन, जापान। कौन किया है भाई? चलिए, तो ये अपना देश प्यारा सा भारत है, अपना प्यारा भारत ये काम कर रखा है, चकाचौंध कर दिया है दुनिया को। ध्यान रखें, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन बना के रखा है आपका प्यारा सा देश भारत। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है, क्या ये है? तो भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? चलिए, इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है भाई मेरे। भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? यह इको का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से, जनसंख्या से, प्रति व्यक्ति आय से? दिमाग लगाना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इसको थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा गौर से और देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। समय दे रहे हैं, आप समय लीजिए और इसको पढ़िए। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। क्या यह स्टेटमेंट सही है? इस पर विचार करना है। तो भैया, राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था, मगर ये कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन में नहीं। कहां? ये कोलकाता में। कहां? कोलकाता में। इसलिए ये ऑप्शन आपके हिसाब से क्या हुआ? गलत हुआ। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। चलिए, बिल्कुल बात सही लग रहा है। तो अभी तक ऑप्शन कितना सही हुआ? दो तो सही हो गया है, एक तो गलत हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ध्यान देना है इसमें। तो इसमें बात आ रहा है कि राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। बिल्कुल बात सही है, मगर देखिए यहां जो 26 जनवरी है यही बात गलत है। कितना जनवरी? 24 जनवरी यहां पे होना चाहिए, इसीलिए आपका ये ऑप्शन भी गलत है। अब कहता है कलकत्ता अधिवेशन 1906। हाँ जी, 1906 में कलकत्ता हुआ है। हाँ हुआ है। कब कब हुआ है?
तो आप जानते होंगे कलकत्ता में सबसे अधिक बार हुआ है, 10 बार हुआ है ना। सबसे अधिक बार कब हुआ है? तो भाई कलकत्ता में हुआ है 10 बार। 1906 में हुआ था, बिल्कुल हुआ है। में झंडा फहराया गया था, हाँ जी, दादा भाई नौरोजी थे। चलिए तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 4 यह उठाइए इसमें से ऑप्शन। एक में 2 और 4, डी में आपका ऑप्शन सही है, केवल 2 और 4 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार के बारे में इसमें 4 बातें दी गई है, ए बी सी और डी। तो ध्यान देना है कौन सी बात सही है। कह रहा है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, क्या ये मूल संविधान का हिस्सा था? क्या चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए हैं? नहीं जी। संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया है? नहीं जी। क्या 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? नहीं जी। तो क्या रह गया? सिंगल, यानी ए इसका बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका 24 ये रहा, भारत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखेंगे राज्य लोक, देख रहा है यहां पे केंद्र का नहीं है, राज्य लोक सेवा आयोग है। तो राज्य से दिमाग लगाइए इसमें। क्या राष्ट्रपति होंगे? नहीं होंगे। प्रधानमंत्री होंगे? नहीं होंगे। तो कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। तब बिल्कुल सही जवाब 24 का सी आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है, कैसी है? ऐच्छिक, अस्थाई, अनिवार्य या पसंद? क्या हो सकता है आपका? क्या है ऑप्शन? चलिए तो ऑप्शन ये है, ऐच्छिक, अस्थाई, अनिवार्य और पसंद। तो भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है वो होगा सी, यानी कि वो अस्थाई नहीं होगा, ऐच्छिक नहीं होंगे, पसंद नहीं हो, क्या होंगे? अनिवार्य होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा पक्ष कहां से? यूएसए के संविधान के समान है, यानी वहां से लिया गया है। क्या कानून का शासन? ये तो ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार, हाँ बिल्कुल सही जवाब, नीति निर्देशक तत्व, चलिए भी वहां नहीं लिया गया है। ये आयरलैंड हो गया, दृढ़ संविधान हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? मौलिक अधिकार बिल्कुल सही जवाब 26 का। चल रहे हैं, आपको याद रखना है मेरे दोस्त, अब की बार ले लो स्टार। आप संभव एक्सप्रेस के साथ क्वेश्चन का पिटारा देख रहे हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से वे कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई समान निर्वाचन सूची प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ध्यान देना है। क्या लोकसभा, पंचायती राज तथा नगरपालिका संस्थाएं, राज्यों की विधान सभाएं, या उन राज्यों की, है ना, विधान परिषदें जिनमें वे हैं? बिल्कुल आप जानते होंगे कि भारत में 6 ऐसे स्टेट हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद भी हैं, वहीं के लिए ये काम किया जाता है। याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, निम्नलिखित में से वे कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा उन्हीं राज्यों के जहां विधान परिषदें जिनमें हैं, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे, है ना। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? 3 कठिया, आप कट्ठा समझते होंगे खेतीबाड़ी के हिसाब से, है ना। तो 20 कट्ठे का 1 बीघा, तो 1 बीघे में 3 कट्ठा में नील मतलब उत्पादन करना जरूरी, यानी अनिवार्य कर दिया गया था। तो चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है, अब समझ में आ गया होगा आप लोग के, किसानों द्वारा 3/20, इसका मतलब हो गया कि 20 में 3 कट्ठा, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूभाग पर नील की खेती करना, बिल्कुल सही जवाब। किसानों द्वारा 3/21, ये गलत है, 3/19 ये भी गलत है, आप समझ सकते हैं, है ना। आपका ऑप्शन 28 का ऑप्शन बिल्कुल ए सही जवाब।
बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो आप लोग को देखते के साथ ठीक लगा लिए होंगे आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या है क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ें, पता चल रहा होगा, है ना। और ये सेक्शन है वचन एवं नारे, वचन एवं नारे आप पढ़े होंगे, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। ध्यान देना है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। समझ सकते हैं, गर्म दल के कोई नेता कहे होंगे, याद रखेंगे। इसमें सब जितना भी लिखा हुआ है सब गर्म दल के बाबू नाम लिखा हुआ है जी। कहता है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। उपरोक्त में प्रसिद्ध कथन किनका है, कौन से क्रांतिकारी रहे जो ये लाइन बोल गए हैं। ध्यान देना है, क्या राजेंद्र लाहिड़ी बोले, भगत सिंह बोले, चंद्रशेखर आजाद बोले या अजीत सिंह बोले। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये बात जो है भगत सिंह बोल गए हैं, याद रखेंगे। चलिए निम्न क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आ जाइए, आ जाइए भाई। चलिए ये रहा, आ गया है क्वेश्चन आपके लिए। अब देखना है, किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और उसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। क्या न्यूटन बोल गए, पानी बोले, गैलीलियो बोले या कोपरनिकस बोले। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इनका। चलिए तो इसका आंसर होगा कोपरनिकस, डी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन ये है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। पिछले वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन को क्लियर किया गया था। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण होता है, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त, बहुत इजी है, आप लोग जानते होंगे, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। क्लियर, ये कोई ज्यादा आपको तंग करने वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। देखिए यहां पे कहता है सालों भर, मतलब वर्ष भर, 21 मार्च को या 23 सितंबर को, या कह रहा है कि इसमें से 21 मार्च और 23 सितंबर को। चलिए तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डी सही है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन क्या है देखा जाए। आगे क्वेश्चन आपके लिए ये है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है। नगदी फसल कह रहा है गेहूं, बाजरा, धान या रबड़। दिमाग लगाइए क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बिल्कुल सही आपका डी ही है, रबड़ है। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण का नाम क्या है। उपकरण का नाम क्या है, याद रखेंगे। इसका आंसर होगा मेरे दोस्त सोनार। क्या होगा इसका आंसर, सोनार, बिल्कुल सही जवाब। बहुत इजी क्वेश्चन थे ये, कोई भाष नहीं थे। चलिए इस पर विचार कीजिए, इस पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। कंप्लीट ये होगा मेरे दोस्त। क्या कह रहा है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। ये होगा आपका दक्षिण से उत्तर, बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर बल है। देखिए बल पूछ रहा है आपसे, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, नाभिकीय बल या उत्प्लावन बल। कह रहा है क्या सबसे कमजोर, सबसे कमजोर बल क्या है। इसका ऑप्शन होगा मेरे दोस्त ए, गुरुत्वाकर्षण बल। एक्सप्रेस में चलिए दम,
आ जाइए एक्सप्रेस मेल में, आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। क्या कह रहा है 37 भाई? जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है, ध्रुवों की ओर यानी कि इधर की ओर, इधर से इधर, इधर से इधर, है ना, इधर से इधर, समझाया? ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका वजन जो है ना, स्थिर रहता है या बढ़ता है या घटता है, या उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर घटता है। तो भाई यहां देखेंगे सबसे कम होता है, शून्य होता है, इधर से धीरे धीरे जाएगा तो बढ़ेगा। तो इधर क्या है? ध्रुव है, तो ध्रुव की ओर क्या पूछ रहा है ना, ध्रुव की ओर, तो ध्रुव की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा, ध्रुव की ओर क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही होगा। यही क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएगा तो क्या होगा? तो उसका आंसर होगा घटता है, लेकिन इसका आंसर बढ़ता है। चलिए, निम्न में से कौन सा नेपाल में विकसित एक स्वदेशी उपग्रह है? नेपाल का पूछ रहा है, भारत का नहीं। निम्न में से कौन सा नेपाल में विकसित किया गया एक स्वदेशी उपग्रह है? कहता है मुनाल, रूमिवन, लिग्नोसैट और मंसूसैट। क्या हो सकता है मेरे दोस्त? तो इसका आंसर होगा ए बिल्कुल सही जवाब है, मुनाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन ये है, नवंबर 2024 तक वायुसेना के उप प्रमुख हैं। 24 तक पूछ रहा है, कोई बात नहीं, 25 चल रहा है ना। कहता है वायुसेना के उप प्रमुख, क्या पूछ रहा है? उप प्रमुख पूछ रहा है जी। तो उप प्रमुख देखिए, ये उप प्रमुख जो भी हैं वो एसपी धारकर। अब अभी इसी का अगर प्रमुख पूछ दे कि वायुसेना के कौन प्रमुख अभी कौन है, तो प्रमुख देखिए भाई ये हैं अमरप्रीत सिंह। यहाँ क्वेश्चन है 39 उप प्रमुख, तो ये है एसपी धारकर, एसपी धारकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आ जाइए। किसने FIDE FIDE अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीती है? दिव्या देशमुख, आर वैशाली, विश्वनाथन आनंद, इनमें से कोई नहीं। देखना है को क्या हो सकता है? दिव्या देशमुख इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम 41 की तरफ अब चलते हैं। 41 आपके सामने ये है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका उसका अधिकार नहीं था और वो जाकर के उस पद पर अपना अस्तित्व बना लेता है और काम करते रहता है ना, तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है? जो उसका अधिकार क्षेत्र का पद नहीं है और उस पर जाके वो काम कर रहा है और गलती से पकड़े जाने के बाद, तो उस पर कहता है कौन सा लेख जारी होगा? अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, आउटप्रेशन। याद रखेंगे ये पॉलिटी का बहुत ही टिपिकल चीजें हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा विस्तार रूप से, सभी के बारे में जानकारी लेना होगा। खैर कोई बात नहीं है, जैसे ही हम सिलेबस चालू करेंगे आपका चैप्टर वाइज में सभी को मेंशन कर देंगे। अभी हम चल रहे हैं संभव एक्सप्रेस की ओर, संभव एक्सप्रेस के साथ में हैं, तो 41 का आंसर होगा मेरे दोस्त, न्यायालय कौन सा लेख जारी करेगा? तो इसके लिए करेगा अधिकार परीक्षा लेख, और बोलेगा कि इस पे तुम कैसे पद पर आसीन हो और क्यों हो। जब तक स्पष्टीकरण मिलेगा नहीं तब तक उनको उस पद पर बने नहीं रहने देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, कहां भाई? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, और पूछ रहा है किसको? केंद्र शासित प्रदेश को। क्या पुदुचेरी होगा या चंडीगढ़ होगा या दिल्ली होगा या लक्षद्वीप होंगे? बताएंगे। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा में प्रतिनिधि होते हैं वो जाते हैं चुना करके, कहां से? ये होंगे दिल्ली। दिल्ली इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है और ये रहा। चलिए, निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताना है। इसमें भाई थोड़ा गौर फरमाना है कि कौन आगे और कौन उसके पीछे बना है, ध्यान देना है। निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम, यानी कि यहां क्वेश्चन जो ये है आपका, चलिए ठीक है, फजल अली के संबंध में क्वेश्चन आया है ना, और ये देखना है कि वहां से कौन कौन राज्य का कब कब गठन किया गया है।
चलिए, असम, नागालैंड, गोवा, मिजोरम, कौन किसके आगे पीछे? देखिए 1 2 3 4, 2 1 4 3, 1 2 4 3। देखना है, असम जो हुआ था ये 1956 में हुआ है मेरे दोस्त, और नागालैंड जो हुआ है, नागालैंड आपका हो गया है 1963 में, ठीक है ना। यानी पहले क्या हुआ, 1 हुआ और फिर 2, उसके बाद जो होगा वो फिर मिजोरम हुआ है 1987 में, और गोवा जो हुआ है 1 2, उसके बाद क्या आएगा, 4 आ गया ना, 1 2 4 है, 1 2 4, हाँ 1 2 4 तो आ गया, 1 2 4, किसी और में है क्या? नहीं है। तो चलिए कि ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा। और गोवा इसके बाद आया है, गोवा इसके बाद आया, ये भी जो आया है 1987 में ही हुआ है, ये भी 1987 में ही हुआ है। लेकिन अब दोनों को सर आप आगे इसको कैसे कर दिए मिजोरम को? तो मिजोरम जो आगे हुआ है ये हुआ है आपका फरवरी माह में, है ना, और गोवा जो बना था वो 87 में बना है, मगर ये जो बना है ये मई में, आगे पीछे हो गया, क्लियर हो गया। तो इस हिसाब किताब से आपका 1 2 4 3 यानी विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन सी ही आपका सही आंसर है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 ये है आपके सामने, ध्यान देना है। नाम ही रखा गया संभव एक्सप्रेस, जितना संभव हो जितना फास्ट हो हम कर सकते हैं। डिटेल करने के लिए उतनी टाइम अभी नहीं है फिलहाल, है ना, लेकिन आपको बहुत जल्दी हम चारों ऑप्शन के डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको हम मिलने वाले हैं, ज्यादा आपका देर नहीं है ना। याद रखना है 44 क्वेश्चन अब आपके सामने है। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसको आंसर देखिए, ऑप्शन लगाइए, अगर इसमें से उतना बस का अगर हो गए हैं तो आने वाला चुनाव आप लड़ सकते हैं। लड़िए चुनाव। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। क्या 21 वर्ष होना चाहिए, क्या 18 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, या 30 वर्ष होना चाहिए? चलिए, तो अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो आप कमर कस लीजिए और आने वाला चुनाव में पंचायत चुनाव आप लड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। तिलक मांझी, नाम सुने? तिलका मांझी, तिलका मांझी, तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहां है भाई? भागलपुर में। ध्यान रखना है, बड़े ये तगड़ा झटका देते थे अंग्रेजों को, अंग्रेजों को सबसे ज्यादा छक्का छुड़ाने वाले व्यक्ति हैं भैया तिलका मांझी, याद रखेंगे। कभी कभी तो ये औरतों के स्वरूप में भी निकल लेते थे उनके सामने से, और कई बार धोखा दे देते थे। खैर कोई बात नहीं, याद रखिएगा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दे दी गई? फांसी बेहतरीन तरीके से दिया गया था, घोड़ों से खींच के ले गया था भागलपुर में इनको, वहां भी ये जिंदा निकले, वहां भी भारत माता की जय बोले, और वहां उनको बरगद के पेड़ कि उनके जो शोर निकलते हैं उससे इनको फांसी दे दी गई थी। याद रखना है तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई मेरे दोस्त? तो इनका 1750 का रहा है, 1770, 1785 और 1800। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, फांसी पड़ा था इनका 1785 में, जबकि इनका जन्म हुआ था, जन्म हो गया था 1750 में। याद रखना है। चलिए इन्हीं के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय भी बना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है 46। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? चलिए आ जाइए चावल के लिए। चावल के प्रमुख हैं चावल चीन, याद हो गया। चलिए तो इसका आंसर हो गया ये बिल्कुल सही जवाब, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 नंबर, निम्नलिखित पेय फसलों में, पेय मतलब पीने वाले, पेय फसलों में भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन है कि भारत है उत्पादन भी करता है और उसका उपभोग भी कर देता है और निर्यात भी करता है, याद रखेंगे। तो इसमें कौन सा आगे होगा? क्या होगा? कॉफी, दाल, चाय या दही? इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 का मेरे दोस्त ऑप्शन होगा चाय। क्या होगा? चाय। इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए
आगे ले चलता हूं। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखिए और इसको गला दीजिए, गला दीजिए इसको। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट कौन नहीं जानते होंगे, देखते के साथ आप इसको गला दीजिए। कह रहा है 1909 में, 1911 में, 1914 में, 1919 में। क्या होगा? रॉलेट एक्ट 1919, विटामिन डी यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने डील हुआ। आप चलते हैं आगे। बंबई की चौल, बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? देखिएगा मेरे दोस्त, ये अपने जमाने का यानी कि शिवाजी के समय महाराष्ट्र में, याद रखना है मराठा के काल में चौल बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। उस जमाने में चौल उसे कहा जाता, अपने रहने सहने के जो आवास की आवश्यकता होती थी उसमें उन लोगों ने रहा करते थे, आवास के लिए चौल का प्रयोग करते थे। और ये चौल जो होता था चौथी मंजिली तक होती थी। कितने? चौथी मंजिली तक होती थी, इसी को चौल कहा जाता था। बंबई की चौल किस प्रकार की इमारतें थी? कह रहा है एक मंजिली इमारत, बहुमंजिली इमारत, सरकारी कर्मचारी की इमारत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दे सकते थे, चौथी चौल बहुमंजिली इमारत। 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका आज का ये अंतिम क्वेश्चन रहा 50, है ना। ये 50 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मेरे दोस्त मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रतिदिन 8 PM पे अपने टाइम पे, आप निर्धारित समय पे आप कॉपी और कलम लेके बैठें और एवरीडे 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगाएं। कितने क्वेश्चन आपका सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर आप रिप्लाई दें। और मेरा ये जो चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लब को आप दुलार प्यार दें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। और जितने आपके दोस्त हैं उनके पास जो है एजुकेशन, जितने ग्रुप हैं एजुकेटर ग्रुप हैं उसमें आप इसको शेयर भी करें, है ना। चलिए तो 50 नंबर क्वेश्चन यहां पे ये रहा, भारत में पहली बार कब और कहां, है ना, धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? देख लेना है, आज का ये क्वेश्चन है 50। भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? चलिए तो क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन है आपका 1863 बंबई, 1863 में ही कोलकाता, 1868 में दिल्ली और 1868 में पटना। कहां आंसर हो सकता है? चलिए तो आप टिक आउट करें। बन गया? इसका ऑप्शन होगा मेरे दोस्त 50 का आंसर होगा 1863 कोलकाता। चलिए तो 50 क्वेश्चन आपका आज पूरा हुआ और आप बताएंगे कि आपका कितना अटेम्प्ट हुआ और कितना आपका सही हुआ। क्लियर? तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक लेते हैं विदा, बाय बाय।